जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। आज की वीडियो टाइम वेस्ट किए बगैर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो हमेशा ये सवाल करते रहते हैं या ये बैठकर सोचते रहते हैं कि हम यूरोप में किस तरह कम से कम पैसों में जा सकते हैं लीगल बेसिस के ऊपर और बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस और जल्द से जल्द हम लोग जा सकते हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जिनके पास या तो एजुकेशन नहीं है, या फिर उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, या फिर उनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट्स रेफरेंसेस नहीं है, या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्रीज नहीं है, या उनके पास कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है, या उनका पास कोई पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप्स नहीं लगी हुई, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रैवलिंग की, और वो किसी किस्म के और इलीगल बेसिस पर या विजिट वीज़ाज़ के ऊपर जाने से घबराते हैं और वो चाहते हैं कि यार मैं एक दफ़ा लीगल एक वर्क वीज़ा या एक लंबे अरसे तक का वीज़ा मुझे मिले और मैं यूरोप के अंदर शेंजन कंट्री के अंदर मैं चला जाऊं और वहाँ पर जाके फिर मैं अपनी लक आजमाऊं, वहाँ पर जाके जॉब करूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और वहाँ पर पीआर के लिए एलिजिबल हो जाऊं। आज की वीडियो शायद मैं ना बनाता या मुझे इस इंफॉर्मेशन का ना पता चलता अगर मैंने अपने जो साथ पैसेंजर होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन ना ली होती या मैंने उनसे बात ना स्टार्ट की होती। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रूर सुनिएगा। जी, सबसे पहले मैं मुल्क का नाम बताने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बिल्कुल एक ऐसा मुल्क एग्जिस्ट करता है यूरोप के अंदर, शेंजन स्टेट्स के अंदर, जिसकी बहुत सारे हम लोगों को जो पाकिस्तान इंडिया से आते हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये रूट भी एग्जिस्ट करता है। और मुझ इवन दो मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैं अब्रॉड इन्फॉर्मेशन के लिहाज से एक पूरी मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको बिल्कुल जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके जो पॉसिबल वेज़ हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक सस्पेंस और बहुत ही ज़्यादा एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिली। तो पहले मैं इसकी बैकग्राउंड दे देता हूँ। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जी मेरे साथ एक पैसेंजर थे पाकिस्तान से जिन्होंने सफ़र किया और कतर तक हमारी जो फ़्लाइट थी वो सेम थी। ऐसे होता है जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगा कि लाइक जो भी लॉन्ग फ़्लाइट्स होती हैं, जब भी आप पाकिस्तान से लेट सपोज फ़्लाइट लेते हो तो आपकी जो कनेक्टिंग जो एयरपोर्ट्स होते हैं उन पे जाके पहले तमाम फ़्लाइट जो है उधर स्टे करती है और उसके बाद तमाम लोग अपनी अपनी फ़्लाइट्स के लिए निकलते हैं। लेट सपोज अगर मैंने लाहौर से फ़्लाइट ली है और कतर का जो बड़ा बोइंग प्लेन है वो लाहौर से पहले उसका जो स्टॉप है वो दोहा कतर में होगा, तो जितने तमाम लोग जो बाहर के मुल्कों में दूर दूर जा रहे हैं वो तमाम लोग उस प्लेन के अंदर होंगे और कतर जाके जब वो लैंड करेगा फ़्लाइट जो टेम्परेरी स्टे होगा उधर से फिर तमाम लोग जिसने यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो तमाम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की फिर नेक्स्ट फ़्लाइट्स जो पकड़ेंगे वो वहाँ से। और इसी तरह अगर आप टर्किश एयरलाइन में आ रहे हैं तो आपका इस्तंबुल में स्टे होगा और तमाम लोग जो इंटरनेशनल लंबे सफ़र कर रहे हैं मोस्टली वो इस्तंबुल एयरपोर्ट पे या जो दोहा कतर का एयरपोर्ट है, या फिर अगर आप एमिरेट्स वगैरह से आ रहे हैं तो यूएई के जो एयरपोर्ट्स हैं दुबई और अबू धाबी, आपका वहाँ स्टे होगा। तो इन तमाम स्टेज के अंदर आप लोग यानी कि अपने होम कंट्री से सब इकट्ठे आते हैं। कोई यूके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, लेकिन वहाँ से आगे फिर वो अपने अपने मुल्क के लिए जो प्लेन्स हैं उनमें बैठ के आगे सफ़र करते हैं। तो आज से इस वीडियो से पहले तक मुझे भी यही लगता था कि यार अगर किसी ने आना है तो उसके पास 3 से 4 रास्ते हैं। एक तो ये कि वो विज़िट वीज़ा पर आए, एक तो ये कि वो स्टूडेंट वीज़ा मास्टर्स पर आए जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ीसेज़ हैं, बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बहुत लंबे चौड़े एडमिशन के लाइक प्रोटोकॉल्स हैं। और वो लोग जिनके पास लाइक ना पैसे हैं, ना अच्छी डिग्रीज़ हैं, इवन कोई डिग्री भी नहीं है और इंग्लिश भी कोई बहुत हाई नहीं है, आइल्स भी नहीं वो दे सकते, उनके पासपोर्ट्स के ऊपर स्टैंप्स भी नहीं लगी हुई, और वो एजेंट से जब भी रब्ता करते हैं तो एजेंट्स उनको सिर्फ वही एक गिने चुने जो तरीके होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट वीज़े पर चले जाएं, आप विज़िट वीज़े पर चले जाएं, आप जॉब सर्च पर चला जाएं, या अगर जो लोग बिल्कुल ही इलीगल मींस ऑफ वे यूज़ करते हैं लाइक इंसानी स्मगलिंग के जो रास्ते हैं उनके थ्रू जाके अपनी ज़िंदगी रिस्क में डालते हैं और बहुत ही एक गलत रास्ता अडेप्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि यार हम मुल्क से बाहर चले जाएं, या वो लोग जो असाइलम वगैरह अप्लाई करते हैं दूसरे मुल्कों में जाके अपना पासपोर्ट घुमा देते हैं।
तो ये तमाम जो भी गलत रास्ते हैं या सही रास्ते हैं, इन सब से एक बहुत ही आसान, लीगल और अच्छा रास्ता जो मुझे अभी हाल ही में पता चला, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जी, मैंने जब लाहौर से फ़्लाइट ली, तो मेरे साथ जो पैसेंजर बैठे थे वो बहुत ही एक यंग नौजवान थे, जो मेरे से भी तकरीबन उम्र में 6-7 साल छोटे लग रहे थे मुझे। और उनकी जो मैंने उनसे लाइक पूछा कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे यूरोप की कंट्री बताई, जो एक शेंजन कंट्री है, और वो आप लोगों को भी मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने उनसे फिर मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। उसकी वजह ये है कि मैंने वीडियोस बनानी होती हैं और मुझे इंटरेस्ट है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म से बताऊँ कि आप किस तरह यूरोप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में और बाकी मुल्कों में आ सकते हैं कम से कम कॉस्ट में। और ये वाला जो रूट है, इसमें तो बिल्कुल ही फ्री हैं आप, बिल्कुल फ्री हैं। आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके कोई किसी किस्म के फ़्लाइट के खर्चे नहीं हैं, वीज़ा के एक्सपेंसेस नहीं हैं, आपकी कोई स्टैम्प्स नहीं हैं। सिर्फ़ अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं इस रूट के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया जी, मेरा इससे पहले कभी कोई इंटरनेशनल एक्सपोज़र नहीं है और वो लग भी नहीं रहा था। लाइक क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप किसी के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो उनका वो फर्स्ट टाइम अपना जो था, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे प्रूफ्स भी दिखाए। यानी कि उन्होंने मुझे फिर, जब मैंने ज़्यादा लाइक इंटरोगेशन की एक तरह से, मतलब मैं क्यूरियस हो गया और मैंने कहा जी आप मुझे क्योंकि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो उसने मुझे फिर लाइक अपने फ़ोन के ऊपर अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, उसने मुझे वो भी दिखाई, और उसके बाद मैं कम्प्लीटली कन्विंस हुआ कि या ही इज़ राइट एंड ये रूट एग्जिस्ट करता है जिसका मैंने कभी नहीं सुना। तो फास्ट फॉरवर्ड ये सीन है कि जी ये रूट ऐसा है कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो बेसिकली आपकी डायरेक्ट जॉब लगती है एक कॉल सेंटर में या किसी भी और छोटी फर्म में, और वहाँ पर आपको उस कंट्री के जो लोग हैं वो डायरेक्ट लाइक जो भी बॉडी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको स्पॉन्सर लेटर भेजती है। उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वर्क वीज़ा आता है, 1 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है, जिस तरह स्टूडेंट्स के पास, मास्टर्स वालों के पास, जॉब सर्च वालों के पास, बिजनेस वीज़ा वालों के पास यूरोप में एक रेजिडेंस कार्ड होता है। इस तरह का आपको एक बाकायदा वर्क वीज़े का रेजिडेंस कार्ड मिलता है, और उसी तरह आपका पहले एंट्री वीज़ा लग के आता है उसके ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, और एग्जैक्टली फ़्लाइट भी वो बुक करवा के देते हैं। और उसके अलावा अभी मैं आपको आगे बताता जाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें जो उसने मुझे दिखाई, जो विद इन मिनट्स, जो प्रोसेस हमें लगता है कि यूरोप का मंथ्स ले जाता है, उसका विद इन मिनट्स और विद इन डेज़ वो प्रोसेस हुआ सारा। तो तकरीबन 1 हफ्ते में, उसने 1 हफ्ते पहले उसने सोचा पाकिस्तान में बैठ के, वो तकरीबन मेरा ख्याल पिंडी का रिहायशी था, और उसने कहा जी मैं 1 हफ्ते से 10 दिन पहले बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था कि आज मैं 10 दिन बाद ट्रैवल कर रहा हूँगा, और ये सारा कुछ जो है वो 10 दिन में हुआ। और एक एयरपोर्ट में मसला बना जिसका हल विद इन सेकेंड्स हुआ, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कह लें कि एक नई चीज़ थी। तो कंट्री का मैं आपको बताता चलता हूँ कि सबसे पहले वो जो कंट्री थी जिसमें वो लड़का सफ़र कर रहा था, उसका नाम था सिप्रस। सिप्रस वो जा रहा था, और सिप्रस एक छोटा सा मुल्क है यहाँ पे यूरोप में, और वहाँ पे वो सफ़र कर रहा था। और मैंने इससे पहले लाइक मैंने उससे पूछा कि जी आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हो? उसने कहा जी नहीं। मैंने कहा आप फिर पहले से उधर होते हो? उसने कहा जी नहीं। मैंने कहा आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? उसने कहा जी हाँ जी, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरी वहाँ पे जॉब लगी है, और मुझे सारा कंपनी ने उसका मेरा ट्रैवल टिकट दी है, मुझे वीज़े के एक्सपेंसेस दिए हैं, मेरा उन्होंने वीज़ा निकाला है, जो उसकी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। वो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं था, और उसकी फैमिली भी थी पीछे पाकिस्तान में, और वो अपने एक जानने वाला जो दोस्त था उसका, उसने वो वहाँ पर कॉल सेंटर में काम करता था सिप्रस में, और उसने फिर वहाँ पे उसको भी लाइक अप्लाई करवाया, और वहाँ से उस कंपनी को क्योंकि ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसका वहाँ पे वीज़ा बकौल उसके निकलवा के दिया। ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे उसकी बातों से समझ आई है। सीन ये है कि अगर आप सिप्रस के अंदर आप ढूंढें, तो आपको कुछ कॉल सेंटर्स मिल जाएंगे जिनको सीजनल वर्कर्स की ज़रूरत होती है। सीजनल वर्कर्स से मुराद वो वर्कर्स हैं जो उनको शॉर्ट टर्म टेम्परेरी वर्कर्स की ज़रूरत होती है, और वो एक इस तरह से ही है कि जब वो आपको बुलाते हैं तो वहाँ पर आपको रिहाइश भी वो देते हैं, तनख्वाह भी वो आपको फ़िक्स देते हैं,
उसके अलावा आपके पास यूरोप का एक लीगल कार्ड होता है। आप सऊदीया या दुबई की तरह बाउंड नहीं होते कि जिस तरह जो हमारे लेबर क्लास है, जब वो ड्राइवर वीज़े पे, शेफ़ वीज़े पर सऊदीया दुबई जाते हैं, तो वो उस कंपनी के अंदर जाके, आज से कुछ साल पहले तक तो यही था कि आपका पासपोर्ट वो कंपनी रख लेती है, आपको अलाउ नहीं करती बाहर जाना, कफ़ीलों के रोले हैं ये सारे। तो अभी जो यूरोप का ये मुल्क है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ कंपनी ढूंढनी है और व्हाट्सएप पे सारा कुछ होता है। लाइक लिटरली सीन ये हुआ कि जब उसने 10 दिन पहले लाइक अपने उधर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, लाइक अपना पासपोर्ट भेजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो कंपनी ने उसके लिए जॉब ऑफर लेटर उसको भेजी और कहा कि आप इसकी बेस पे वर्क वीज़ा अप्लाई करें एम्बेसी में। वो एम्बेसी में गया और एम्बेसी में जाके उसने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और बायोमेट्रिक करवाई, और उसके बाद जो वीज़ा फ़ीस थी वो भी उसको कंपनी ने भेजी, और उसने वो वीज़ा फ़ीस अप्लाई की, और उसका 5 से 6 वर्किंग डेज़ के अंदर जो दिनों में यूरोप का वीज़ा लग के आ गया। और वो वर्क वीज़ा जो फर्स्ट टाइम लाइक एंट्री वीज़ा लग के आता है पासपोर्ट पे, वो लग के आ गया सिप्रस का। और अब जब वो वहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली उसे, क्योंकि उसका एक दोस्त 1 साल से ज़्यादा से उधर काम कर रहा है और उसके पास वो हर चीज़ है, वहाँ का रेजिडेंस कार्ड है, वो वहाँ से अपने हर महीने अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, पैसे भेज रहा है, और वो वहाँ पे यूरोप में रह रहा है। और बता रहा था वो मुझे कि जी उसके दोस्त के भी यही प्लान्स हैं कि वो भी कुछ साल वहाँ पर रह के पीआर लेगा, और पीआर लेने के बाद वो किसी और यूरोप के मुल्क में भी अपनी लक आजमाएगा। तो उस लड़के का तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा आया, और उसने फिर फ़ौरन, जो उसकी कंपनी थी उन्होंने महंगी टिकट उसे सेंड की, कतर की। महंगी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने 2 दिनों में टिकट बुक करवानी होती है तो आपको कभी भी सस्ती टिकट नहीं मिलती, चाहे आप इकोनॉमी में सफ़र करें। अगर आपकी लेट सपोज कि आपका आज वीज़ा आया और आप कहते हैं मैं परसों ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो आपको बहुत हाई रेट्स पे टिकट मिलेगी, और वो भी उसकी कंपनी ने लाइक बियर की उसको स्पॉन्सर की। तो वो 2 दिन बाद उसने फ़्लाइट पकड़ी और वो कतर जा रहा था, और लाइक कतर से आगे वो फिर उसने सिप्रस जाना था। और इसके अलावा एक जो मसला उसके साथ एयरपोर्ट पे आया, जो उसकी कंपनी ने सॉल्व किया, जिसका मैं चशमदीद गवाह हूँ, वो ये कि उसकी जो फ़्लाइट थी, उसका स्टे, लाइक जो उनका स्टे था, वो सिप्रस से पहले एक ऐसे मुल्क में था जहाँ पे उससे लाइक वीज़ा डिमांड किया जा रहा था उस कंट्री का। आई एम नॉट श्योर अबाउट द कंट्री कि वो कौन सी कंट्री का लाइक बीच में स्टे था, लेकिन जिस भी कंट्री का स्टे था उन्होंने लाइक शर्त रखी थी कि जी आपको, आपके पास हमारी कंट्री का भी वीज़ा होना चाहिए। और उस कंट्री का वीज़ा उसके पास नहीं था, तो उसने फ़ौरन व्हाट्सएप पे अपने जो वो कह लें कि एम्प्लॉयर हैं उनको मैसेज किया कि जी मुझे वीज़ा चाहिए, और मुझे उस कंट्री वाले जो हैं उन्होंने लाइक अपने लास्ट मोमेंट पे, जब आप बोर्डिंग करते हैं तो आपको वो FIA वाले बता देते हैं या एयरलाइन वाले बता देते हैं कि आप वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन ऑन अराइवल वीज़ा आप अभी ही अप्लाई कर दें और वो आपका वीज़ा आ जाएगा। तो आपको अगर लंबा स्टे हो तो मोस्टली कुछ फ़्लाइट, ये बेसिकली ये फ़्लाइट्स और एयरपोर्ट्स का होता है। कुछ एयरपोर्ट्स जैसे हैं, लेट सपोज कि आप यूके में अगर आपका ट्रांजिट आ रहा है और आपके पास यूके का वीज़ा नहीं है, तो यूके वाले आपको तंग कर सकते हैं कि जी आपके पास वीज़ा क्यों नहीं है। हालांकि आप एयरपोर्ट के अंदर रहेंगे, स्टिल वो आपको तंग कर सकते हैं कि आप क्योंकि हमारे मुल्क में लैंड हुए हैं, तो आपके पास हमारा एक विजिटर वीज़ा जो है, ट्रांजिट वीज़ा भी होना चाहिए। इसी तरह कुछ लोगों को मैंने सुना है कि टर्की भी इस तरह से सख्त पॉलिसी है टर्की की, कि वो कहता है कि जी आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। और ये जितने भी मुल्क हैं, इन्होंने लाइक आप ऑन अराइवल वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक तो उसमें आपके पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, और जब तक आपका वो वीज़ा नहीं आता तो आप अगली फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते, और आप उस एयरपोर्ट के ऊपर लाइक आप उनके सर्वेलेंस के अंदर रहते हैं। तो उस लड़के का जो वीज़ा था वो विद इन मिनट्स उसके एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया, और उसने उसको ई वीज़ा जो आता है, जब आप ऑन अराइवल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ई वीज़ा आ जाता है। तो जैसे वो ई वीज़ा आया तो उसने मुझे वो भी दिखाया कि उसने मुझे टाइम भी दिखाया लाइक मैसेजेस का, कि जब उसने व्हाट्सएप पे अपने एम्प्लॉयर को, वो जो उनका था, उसको मैसेज किया, और व्हाट्सएप पे सारी डॉक्यूमेंटेशन गई हुई थी। उसने जो अपनी पहले डिग्रीज और जो अपना पासपोर्ट है उसकी स्कैन कॉपीज़ भी व्हाट्सएप पे भेजी, और व्हाट्सएप पे ही उसको ऑफ़र लेटर वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आए। और फिर उसने जब एम्बेसी में अप्लाई किया, उसका जब वीज़ा लग गया, उसने वो व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था,
और उसके बाद फिर अब उसे जब एक ई वीज़ा की ऑन अराइवल वीज़ा की एक कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए था, वो भी उसने अपने एम्प्लॉयर को बताया और उसे कोई इंग्लिश भी ख़ास नहीं आती थी। और वो बस उसे बताता था कि जी मुझे ये इशू है, और उसका एम्प्लॉयर जो है उसको फिर वो चीज़ भी अप्लाई करके देता था। तो उसके जो वो था एम्प्लॉयर था, उसने उसका ऑन अराइवल वीज़ा भी एक कंट्री का फ़ौरन से विद इन मिनट्स निकलवा के दिया। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जब मैंने उससे मज़ीद इंफॉर्मेशन ली कि यार आपके कितने पैसे लगे, उसने कहा जी मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। मैंने कहा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, उसने कहा जी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री थी ट्रैवलिंग की? नहीं थी। आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ था? नहीं था। उसके अलावा एजेंट को आपने कितने पैसे दिए? 1 रुपया भी उसने नहीं दिया, क्योंकि वो कंपनी ही जिसे वर्कर्स की ज़रूरत है वो सारा कुछ कर रही थी। और वो तकरीबन 10 दिनों में लीगल बेसिस के ऊपर यूरोप चला गया। मुझे नहीं पता ये मेरी वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी और कितने लोग इस वीडियो को देख के और अल्लाह करे उनके लिए भी आसानी हो और वो भी इस रूट के ऊपर जा सकें। और जो मैंने मज़ीद उससे सवाल किए, क्योंकि मुझे कुछ डाउट हुआ कि यार ये इतना आसान है, तो कहीं इनके साथ कोई स्कैम ना हो रहा हो, या इनके साथ कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो कि जिससे जाके ये बाद में तंग हों। बताया कुछ और जाए लेकिन वहाँ जाके इनसे कुछ बहुत मुश्किल काम करवाया जाए। तो उसने कहा जी नहीं, एक 1.5 साल से मेरा एक दोस्त है करीबी, जिसने मुझे फ़ोर्स किया और जिसने मेरा ये सारा प्रोसेस करवाया, वो वहाँ पे कर रहा है। वो रेगुलर हर महीने घर पैसे भी भेजता है और वो वहाँ पे खुश है। और अब मैं जा रहा हूँ तो 1 साल का, उसने कहा जी 1 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। उससे मुझे ये समझ आई कि ये कैटेगरी कौन सी है। तो वो सीजनल वर्कर कैटेगरी थी, जो कुछ कंट्रीज़ की होती है जिसमें आप टेम्परेरीली वर्कर्स इंडक्ट करते हो अपनी कंट्री में। और उसमें ये होता है कि आपको फुल राइट्स, वर्कर्स के लॉज वाले जो फुल राइट्स हैं वो शायद नहीं मिलते। पेंशन नहीं मिलेगी आपको उस तरह से, लीव्स एनुअल वगैरह नहीं मिलेंगी। लेकिन अदरवाइज आप यूरोप में उसी तरह लीगल होते हो और हर चीज़ आप आगे आप अपना लक आजमा सकते हो। मेन जो आपकी एंट्री है, मेन जो आपका एक रोज़गार है, वो आपका सेट हो जाता है। तो उससे मुझे बताया जी हमारी फिक्स सैलरी होगी, और अराउंड उसने मुझे कहा कि हमें रिहाइश भी मिलेगी, हमें खाना भी एक टाइम का मिलेगा, हमें ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी कंपनी तक की बस, और 12 वर्किंग आवर्स होंगे, अराउंड 10 to 12 उसने कहा जी डेली वर्किंग आवर्स होंगे, संडे शायद ऑफ होगा। और इस तरह से उसने बताया कि तकरीबन हमें मुझे अब उसकी जो यूरोज़ में इनकम है वो याद नहीं, लेकिन वो अराउंड एक हैंडसम इनकम थी। अगर आप ये सोचें कि आपने ना रेंट देना है, अगर आपने खाने का भी एक्सपेंसेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट के भी नहीं है, इवन आपको वो टेलीफोन भी शायद कंपनी लेके दे रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी एक्सपेंसेस नहीं है यूरोप में और आपको सिर्फ एक इनकम आ रही है जिसमें से आप घर भेज सकते हैं, अपनी सेविंग्स कर सकते हैं, तो वो अराउंड कोई 1,000 यूरो शायद इतनी, या 1200, या प्लस माइनस कर लें आप, 1,000 यूरो का आप माइंड में रखें। तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी। लेकिन जब आपके एक्सपेंसेस भी कोई नहीं है और आपकी कोई तालीम नहीं है, आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं की, या आप यूरोप में बिल्कुल लीगल आ गए हैं, तो इससे अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए क्या हो सकती है जो दिन रात परेशान है, एजेंटों से मिलते हैं, कोई सऊदीया का बताता है, कोई दुबई का, कोई यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, और बहुत सारे लोग कई गलत मशवरे देने वाले भी होते हैं जो कहते हैं जी आप रिस्क लें, आप वहाँ जाएं, वहाँ से जाके गायब हो जाएं। तो आप लीगल एक कंट्री में इस तरह से आ सकते हैं, यूरोप के शेंजन कंट्री में, और वहाँ पे जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड होगा तो आप पूरे यूरोप के जो 27 शेंजन स्टेट्स हैं आप उनमें फ्रीली ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और अपनी जॉब्स भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपका पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा शेंजन स्टेप के बाद। तो ये पूरी वीडियो जो थी वो सिप्रस के बारे में थी। अब सिप्रस के बारे में आप लोगों ने मज़ीद रिसर्च कर लेनी है। कॉल सेंटर की टाइप की उसकी जॉब थी, हो सकता है अब और भी हों, मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, वरना मैं उससे आज की डेट में ज़रूर खैरियत पूछता और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकता। लेकिन ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी मुझे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये वीडियो देखने के बाद भला हो वो रिसर्च करें और उन्हें भी इस तरह की कोई एम्प्लॉयर मिले। और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस मुल्क में या वही एम्प्लॉयर मिले, आपको इस वीडियो देखने के बाद एक अंदाज़ा होगा, आपकी एक आपका विजन ब्रॉड होता है कि जी इस तरह के वीज़ाज़ और इस तरह की टेम्परेरी स्किल्ड वर्कर्स वाली जॉब एग्जिस्ट करती हैं, आप उन्हें अप्लाई करें, और इतनी जल्दी जो है वो विद इन डेज यूरोप का प्रोसेस होता है और कंपनी ने सारा आपका वो बियर करना है। तो आप अपनी मज़ीद रिसर्च करें,
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा और ये वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस रूट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, किसी भी दोस्त को इस रूट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, इसके हार्डशिप्स के, इसके प्रॉब्लम्स के, या वो इस राय से जो मैंने दी है या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इससे ज़्यादा उसके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और इससे जो है वो व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी और ऑफ कोर्स के मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो जी ये आज की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं, जो मुझे उस दोस्त ने जो मेरे साथ सफ़र कर रहा था उसने मुझे बताई। और आई प्रे कि अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और हम तमाम लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।